हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 1 मार्च 2025 के करंट अफेयर शुरू करेंगे। वीडियो में हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं डेली के डेली। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और पिछले 3 दिन के जो करंट अफेयर हैं वो मैं अगले 48 घंटों में आपके कवर करा दूंगा एक नया वीडियो बनाकर, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। और माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 3 दिनों में करंट अफेयर नहीं आ पाए, मैं कहीं पर व्यस्त था क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक ज्वाइन किया हुआ है, तो नए प्लेटफॉर्म होने की वजह से कुछ चीज़ें हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक नया बैच मैं स्टार्ट कर चुका हूँ टेक्स्ट बुक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें से आज डे 10 की क्लास होने वाली है। इसी तरीके के कुछ और नए इनिशिएटिव भी मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ 2025 के एग्जाम। 2024 में ताबड़तोड़ सिलेक्शन हुए हैं, इस बार 2025 में उससे भी ज़्यादा सिलेक्शन मैं चाहता हूँ। इस वजह से स्ट्रैटेजीज बनानी इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, पिछले 3 दिन के जो करंट अफेयर हैं वो भी मैं आपके कवर करा दूंगा। फिलहाल पिछले वीडियो में मतलब 25 फरवरी के करंट अफेयर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था, इंदिरा सागर डैम जो है ये मध्य प्रदेश में कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो जिन लोगों ने भी आंसर दिया है नर्मदा, उन सभी का आंसर सही है। एमपी में जो नर्मदा नदी बहती है उसी के ऊपर यह बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं इंदिरा सागर बांध। ये बांध साल 2005 में बनकर तैयार हुआ था और पूरे तरीके से ऑपरेशनल हो गया था। अब देखिए, नर्मदा नदी की बात करें तो लोकेशन वाइज आप इसे देखें, ये है एमपी और एमपी में पड़ती हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ। तो इन्हीं अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी और ये वेस्ट की तरफ ऐसे जाती है, फिर ये महाराष्ट्र को टच करती हुई फिर ये ऊपर की तरफ गुजरात में एंटर करती है और गुजरात से अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। और नर्मदा के जस्ट नीचे से जो नदी बहती है यह है तापी नदी। तापी निकलती है सतपुरा की पहाड़ियों से और ये भी इसी तरीके से पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती है। तो ध्यान रखिए, नर्मदा इज द राइट आंसर। और ये जो इंदिरा सागर डैम है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 92 मीटर ऊंचा है। कितना? 92 मीटर ऊंचाई है इसकी। इससे बिजली का उत्पादन भी काफ़ी रेंज का किया जाता है। 2025 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए आप एसएससी की मेरी क्वेश्चन बैंक मंगा सकते हैं अमेजोन से ऑर्डर करके। इस किताब का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप मेरी स्टैटिक जीके की बुक हिंदी या इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मंगा सकते हैं। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में सेबी के नए चेयरपर्सन कौन अपॉइंट किए गए हैं अगले 3 साल के लिए? तो सेबी, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी पूरे तरीके से भारत में शेयर मार्केट के लिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि भारत का जो शेयर बाजार है उसके लिए सेबी ही मानक बनाने का काम करती है। तो इसके नए चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं तुहिन कांता पांडे। सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, 1987 बैच के और उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं। इन्होंने माधवीपुरी बुश की जगह ली है। माधवीपुरी बुश का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका और ये इनका जो कार्यकाल है ये 28 फरवरी मतलब कल के दिन ही पूरा हुआ है। और माधवीपुरी बुश सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन थी। तो अब इनकी जगह पर आ गए हैं तुहिन कांता पांडे और इनका भी कार्यकाल अगले 3 साल के लिए ही होगा। सेबी की स्थापना सन 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। एक और अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के एफबीआई डायरेक्टर के रूप में किस भारतीय को अपॉइंट किया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय मूल के हैं काश पटेल। क्या नाम है इनका? काश पटेल, जो कि एफबीआई डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन अपॉइंट करी गई हैं? ये हैं रेखा गुप्ता। ये कौन है जिन्होंने बनारस लिट फेस्ट अवार्ड जीता है? इनकी एक नोवेल है जिसका नाम है द पेटेंट इन बेड नंबर 12। तो इनकी इस नोवेल के लिए बनारस लिटरेचर फेस्टिवल अवार्ड से सम्मानित किया गया है राजकमल झा को। अब देखिए, राजकमल झा ने जो किताब अपनी लिखी हुई है, इस किताब में इन्होंने बखूबी बताया है कि इस टाइम पर जो यंगस्टर है वो किस फुर्ती के साथ आगे बढ़ रहा है और ज़िंदगी की जद्दोजहद में सारी चीज़ों को फेस कर रहा है। आज के यंगस्टर की जो हालत है उसको इस नॉवेल में प्रस्तुत किया गया है। दरअसल ये नॉवेल बखूबी बताती है कि आज का यंगस्टर कमाने में लगा हुआ है
और उस बेसिस पर वो ये भूल जाता है कि धीमे धीमे करके वो नेगेटिव एनर्जीज से घिर चुका है और इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं आसपास लोगों के कि खूब सारा पैसा कमाने के बाद भी वो जीवन का सुख नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको मेंटल पीस नहीं है। तो ये किताब बखूबी इन चीज़ों को बताती है। यह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको भारत सरकार की तरफ से प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है एनिमल वेलफेयर के लिए? तो यह है अनंत अंबानी की कंपनी वंतारा। और कुछ टाइम पहले इसको काफ़ी प्रमोट भी किया गया था, आप लोगों को याद होगा। वंतारा जो है ये एक तरीके का जू है और ये गुजरात के जामनगर में है। वंतारा की खास बात यह है कि अपने आप में फॉरेस्ट है या फिर आप बोल सकते हो जंगल है जो कि 3000 एकड़ में फैला हुआ है। वंतारा की खूबसूरती यह है कि ये केवल हाथी ही नहीं, दुनिया भर के और भी जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सभी को रेस्क्यू करने का काम करते हैं। और रेस्क्यू करने के बाद ये छोड़ते नहीं हैं। इनका ये कमिटमेंट ये है कि हम रेस्क्यू करेंगे और हम ही उसे जीवन पर्यंत पालेंगे भी अपने वंतारा फॉरेस्ट में। तो इनकी इस पहल के लिए इनको प्राणी मित्र अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार पहली बार दिए जा रहे हैं। अब से आगे भी ये पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के द्वारा दिए जाएंगे। ये पुरस्कार अनंत अंबानी को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। नेशनल साइंस डे कौन से दिन मनाया जाता है? हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हर वर्ष ये दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को और इस बार 2025 की थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अब देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? सीवी रमन जो थे ना, भारतीय साइंटिस्ट, तो इनके द्वारा 1928 में रमन इफेक्ट नाम का एक कंसेप्ट दिया गया था। मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो इन्होंने एक नई डिस्कवरी करी थी। अब रमन इफेक्ट आपको पता है बोलते किसको हैं? इन्होंने इस बात को डिस्कवर किया था सबसे पहले कि जब किसी भी मॉलिक्यूल्स पर प्रकाश पड़ता है तो ये हरकत में आ जाते हैं। जैसे कि फोटॉन्स वगैरह हैं, तो अगर इनके ऊपर आप अपने एनवायरनमेंट में बहुत सूक्ष्म कणों को देख नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही आप उन पर प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो हरकत में आ जाते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। तो कभी भी आप एक टॉर्च लीजिएगा और जिसमें कि स्पेसिफिक लाइट हो, मतलब क्लियर लाइट आगे लेज़र में जाती हो, या फिर आप लेज़र लाइट भी लेके देख लीजिएगा। तो जैसे ही आप लाइट जलाएंगे तो आपके एनवायरनमेंट में आसपास कहीं पर भी जैसे ही वो लाइट पड़ेगी तो आप देखोगे जितने भी फोटॉन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब आपस में बहुत तेजी से हरकत में इस तरीके से आने लग जाएंगे, ऊपर नीचे इधर उधर जाने लगेंगे। तो यही जो कॉन्सेप्ट है ये पहली बार इन्होंने 1928 में डिस्कवर किया था। इसी को रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीवी रमन को इसी के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और पहली बार यह दिवस भारत में सन 1987 में मनाया गया था। तब से लेकर आज तक हर वर्ष 28 फरवरी को यह मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1928 को इन्होंने ये डिस्कवर किया था। ये कौन है जिनके द्वारा वन नेशन वन पोर्ट नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पोर्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए? तो पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर हैं सबनंदा सोनवाल। इनके द्वारा हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए अभी तक ये होता था कि आपका सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी एक ही पोर्ट में आएगा, ठीक है, एक ही पर्टिकुलर पोर्ट आपको अलॉट है, उसी में आपका सामान आएगा और वहीं से जाएगा। लेकिन अब आप ये पता कर सकेंगे पहले से ही कि किस पोर्ट में आप अपना सामान मंगाएं तो कस्टम ड्यूटी कम लगेगी, किस पोर्ट में मंगाएंगे तो ज़्यादा लगेगी। तो आप पहले से ही पोर्ट भी अब आप चेंज कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका फ़ायदा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो हैं भारत के, उनको मिलेगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है वन नेशन वन पोर्ट। अब आप अपना सामान किसी भी पोर्ट में मंगा पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लें, जाके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अलग से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आज डे 10 की क्लास होने वाली है। तो डे 10 की क्लास में मैं पॉलिटी प्लस जियोग्राफी के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। 50 दिन का ये जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है एसएससी सीजीएल 2025 प्री के लिए। अगर आप ये कवर कर लेते हैं, इस बार का प्री आपका आसानी से निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। लेकिन मेहनत मेरे साथ आपको करनी होगी। 10 दिन की क्लास लगभग हो चुकी है, अभी 40 दिन की और क्लास बची है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं कवर की हैं तो जाइए इस यूट्यूब चैनल पे
और प्लेलिस्ट पे जाकर सारी क्लासेस धीमे धीमे करके कवर कर डालिए। जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर ही अपने शेयर करता हूँ एनोटेशन के साथ, तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि आगे चल के आप उसको रिवाइज कर पाएँ जब आपका पेपर आए। ये कौन है जिनके द्वारा 2025 की भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया गया है? तो ये है पीयूष गोयल। अब देखिए इसका नाम भारत कॉलिंग क्यों रखा गया है। भारत कॉलिंग का मेन उद्देश्य ये है कि भारत मतलब इंडिया, मतलब हमारा देश, ये पूरे दुनिया भर की जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि हम वर्ल्ड लेवल पर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं कि वो हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसका मेन उद्देश्य ये है पाथ टू विकसित भारत, ये इसकी थीम रखी गई है, पार्ट 2 विकसित भारत 2047। मतलब भारत सरकार 2047 तक का ये टारगेट लेकर चल रही है कि हम 2047 में डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस बार की जो भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर आयोजित करी गई है? तो ये मुंबई में आयोजित करी गई है, दिल्ली में नहीं। ये कौन सी फिनटेक कंपनी है, मतलब फिनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी इस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो ये है पेटीएम। और पेटीएम ने इस एआई कंपनी के साथ इसलिए पैक्ट साइन किया है कि ये जो एआई फीचर्ड कंपनी है ये पेटीएम का जो एप्लीकेशन है उसमें एआई टूल अपने इंस्टॉल करेंगी, जिससे कि पेटीएम पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप पेटीएम यूज़ करते हैं तो आने वाले समय में अब आपको ये भी पता लगेगा, ये एप्लीकेशन आपका पेटीएम जो है ये पहले से ही आपको बता पाएगा कि फला डेट में आपको अपना रेंट देना होता है, इस डेट में आपको अपना रिचार्ज करना होता है, इस डेट में आपको अपनी ईएमआई देनी होती है। तो ये आपको पहले से ही सारी चीज़ें बताता रहेगा। इवन इतना ही नहीं, एआई बेसिस पर ये आपके जितने भी खर्चे होंगे उनका भी आकलन करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आप ब्लिंकिट से ऑर्डर कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3 दिन में एक बार ब्लिंकिट से अपना राशन ऑर्डर करते हैं, तो लगभग आपका बिल 1000 रुपये का होता है। अब आप किसी बार ज़्यादा ऑर्डर करने लगे हैं तो ये आपको पहले से ही इंटीमेट कर देगा कि इस बार आप ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं, देख लीजिए भाई, अगर आपको कुछ सामान निकाल के कम करना है ऑर्डर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको हिंट देता रहेगा बार बार आपके खर्चे बचाने के लिए, और साथ में आपके जो शेड्यूल्ड खर्चे होते हैं उसके लिए पहले से ही आपको अलार्म देता रहेगा। पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा और इसके चेयरपर्सन हैं विजय शेखर शर्मा, यही इसके फाउंडर भी हैं। और परप्लेक्सिटी जो है, जैसा कि ये स्टार्टअप है, ये बिल्कुल नई कंपनी है, 2022 में ही बनी कंपनी है और ये एक अमेरिकी कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। ये कौन है जिनके द्वारा फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया गया है एक हिंदी मैगजीन का जिसका नाम है सशक्त भारत? तो देखिए सशक्त भारत जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च करी गई मैगजीन है, जो कि हिंदी की ही मैगजीन है, मतलब एक ही भाषा में लॉन्च करी जाएगी और बाई एनुअल होगी, मतलब एक साल में 2 बार ये मैगजीन लॉन्च करी जाएगी। पहला संस्करण मतलब पहली बार इसको लॉन्च किया गया है और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा इसको नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक से लॉन्च किया गया है। अब ये जो सशक्त भारत मैगजीन है ये क्यों लॉन्च करी गई है? देखिए ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन सभी की जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं उन सब के बारे में बताएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारी आर्मी ने कौन कौन से सफल ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, साथ में बहुत सारी आपको पता नहीं लगता होगा आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे अचीवमेंट हैं जो कि नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं होता है। आपको पता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल बहुत सारी टेक्नोलॉजी इनोवेशन करते हैं जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता है। तो इस तरीके के जो अचीवमेंट्स हैं वो सब इस पत्रिका में लॉन्च किए जाएंगे जिसका नाम है सशक्त भारत। तो एक तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी माइलस्टोन और अचीवमेंट हैं उनको डे टू डे ये कंसीडर करेगी और इसमें वो लिखे जाएंगे। अमेज़ॉन के द्वारा पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च करी गई है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ओसेलॉट। क्या नाम है? ओसेलॉट। और अमेज़ॉन ये दावा करती है कि ये जो इन्होंने कंप्यूटर चिप नई लॉन्च करी हुई है, मतलब एक नया जो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया हुआ है, ये डेटा में अगर किसी भी तरीके की एरर्स होंगी तो उनको ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से डिटेक्ट कर पाएगी। इनका यह दावा है कि डेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, ये एरर्स को दूसरी चिप्स के कंपैरिजन में, जो ओसेलॉट चिप है ये उनके कंपैरिजन में
काफ़ी कम टाइम में एरर्स को डिटेक्ट कर पाएगी। अमेजॉन की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और प्रेसिडेंट है एंडी जेसी। कौन है? एंडी जेसी। हाल ही में नासा के द्वारा एक छोटी सैटेलाइट लॉन्च करी गई है जो कि चंद्रमा में पानी को खोजने के लिए लॉन्च करी गई है। इसका नाम क्या है? तो नासा ने जो नई सैटेलाइट लॉन्च करी है इसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर। क्या नाम है? लूनर ट्रेल ब्लेजर। अब ये जो सैटेलाइट है ये केवल 200 किलो की सैटेलाइट है और इसको लॉन्च करने के लिए फाल्कन 9 रॉकेट का यूज़ किया गया है जो कि स्पेस एक्स कंपनी का है। और स्पेस एक्स किसकी है? एलॉन मस्क की है, ये तो सबको पता ही है। तो नासा ने एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का यहाँ पर मदद ली है और इनके फाल्कन 9 रॉकेट से ये एक छोटी रेंज की सैटेलाइट ट्रेल ब्लेजर को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि नासा के जो साइंटिस्ट हैं इनका मानना है वैसे ज़्यादा समय तक जो चंद्रमा है उसमें शुष्क चीज़ें ही देखी गई हैं, मतलब सूखी हुए दृश्य ही देखे गए हैं। लेकिन फिर भी साइंटिस्टों का ये मानना है कि चांसेस हैं कि जो सूर्य की तरफ वाला हिस्सा है चंद्रमा का वहाँ पर पानी पाया जा सकता है। तो इसलिए इसको सूर्य की तरफ वाला जो पोर्शन है चंद्रमा का वहीं पर लैंड कराया जाएगा ट्रेल ब्लेजर को, और ये जाकर जो वाटर ट्रेसेस हैं और आइस ट्रेसेस हैं उनका पता लगाने में कारगर होगी। नासा की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और नासा के इस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट पेट्रो। कौन है? जेनेट पेट्रो। फिलहाल ये एक्टिंग चेयरपर्सन है जब तक परमानेंट चेयरपर्सन नहीं आ जाते। इन्होंने बिल नेल्सन को सक्सीड किया है। इनसे पहले कौन थे? बिल नेल्सन। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अब से चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन के लिए पुरस्कार दिया करेगी हर साल? तो भारत में ऐसे लोग जो कि पशुओं के संरक्षण के लिए आगे आएंगे उनको हर साल सम्मानित किया जाएगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। और अभी आपने देखा ना, मैंने आपको बताया था अनंत अंबानी की जो वंतारा है उसको सम्मानित किया गया है उस ऑर्गेनाइजेशन को प्राणी मित्र अवार्ड से। ठीक है, तो ये अवार्ड इन्हीं के द्वारा दिया गया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके अलावा कुछ और पीएसयूज भी हैं भारत की जिन्होंने पशुओं को बचाने का काम किया है, उनको भी दूसरे अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उस अवार्ड का नाम है जीव दया अवार्ड। क्या नाम है? जीव दया अवार्ड। तो अब से हर साल जीव दया अवार्ड और प्राणी मित्र अवार्ड ये दोनों दिए जाएंगे AWBI के द्वारा। इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही में करीब 80 करोड़ की डील साइन करी है। कौन सी कंपनी के साथ? और इस कंपनी से ये ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम रिसीव करेंगे। तो ये है लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो इंडियन आर्मी को ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम बना कर देंगे 80 करोड़ की करीब लागत में। और इसका यूज़ क्या होगा? देखिए, आज की डेट में तरह तरह से हमले होते हैं, बहुत सारे केमिकल हमले भी हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बायोलॉजिकल हमला भी हो जाता है और न्यूक्लियर हमले भी हो जाते हैं, रेडियोलॉजिकल अटैक भी होते हैं। तो इन हमलों की खास बात यह होती है कि अगर इन्हें शुरुआती स्टेट में, शुरुआती कुछ मिनट्स में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो इनसे बचा जा सकता है, वरना फिर देर हो जाती है और ये हवा में फैल जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक हो गया, तो अगर आप शुरुआती स्टेट में इसे नहीं डिटेक्ट कर पाए तो ये एयर में फैल जाएगा, और एयर में अगर ये एक बार फैल गया तो इसके बाद बहुत ज़्यादा विनाश हो जाता है। तो इसको इनिशियल स्टेट में ही डिटेक्ट कर पाए ऐसा ऑटोमेटिक केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम बनाकर देगी लार्सन एंड टूब्रो इंडियन आर्मी को। और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इस टाइम पे आर्मी के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। विनेगर जो होता है ना, सिरका जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका केमिकल नेम क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।